गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेल नगर हिसार से राजपाल सिंह विशेष अध्यापक इतिहास विषय पर +1 क्लास इस्लाम का उदय और विस्तार लेसन नंबर 4 पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस्लाम के बारे में इस लेसन में है क्या उस चीज़ का अध्ययन करते हैं। इस्लाम एक बहुत ही बड़ा धर्म है। वर्तमान में सबसे बड़ा धर्म इस्लाम के तौर पे आज विश्व में माना जाता है। इसकी उत्पत्ति जो 7वीं शताब्दी में अरब देश में हुई थी, इसके बाद में इसका विस्तार पूरे विश्व में फैला। इसके जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके पश्चात इसके जो उत्तराधिकारी थे, प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी जो थे अनेक खलीफाओं ने इसे दिशा दी। इसके बाद उमैयद और अब्बासी वंश के जो शासक थे, इन्होंने इस्लाम का विस्तार किया। वर्तमान में इस्लाम जो है विश्व का दूसरा बड़ा धर्म है और इसमें विश्वास करने वाले अनुयायियों की संख्या 1 अरब से अधिक है। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति एवं विस्तार विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अरब क्षेत्र में मात्र एक ही धर्म का उत्थान नहीं हुआ था, बल्कि सही अर्थों में राज्य की विकास की प्रक्रिया थी। मतलब अरब जो देश था, वहाँ पर इस्लाम का ही उदय नहीं हुआ, बल्कि उस क्षेत्र का भी व्यापारिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास भी हुआ। इस अध्ययन में हम क्या क्या करेंगे, इस क्षेत्र में राज्य व धर्म किन किन परिस्थितियों में विकसित हुआ, उसके बाद अर्थव्यवस्था पर किस तरह के परिवर्तन आए और सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे रहे, इनका अध्ययन हम करेंगे। इस्लाम की जो पृष्ठभूमि से जाने से पहले हम अरब के बारे में और इस्लाम से पूर्व की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। भूगोल और जीवन। अरब के जो लोग थे, उनका जीवन कैसा था, उन अरब का भूगोल कैसा था, लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे और किस तरह से अपने जीवन को निर्वाह करते थे। भौगोलिक दृष्टि से जो अरब है, सूखे मैदानों का क्षेत्र है, अर्ध रेगिस्तानों से घिरा हुआ है। मतलब कि कुछ जगह पे रेगिस्तान है, कुछ जगह पे रेगिस्तान नहीं है। जगह जगह पे एकदम शुष्क और गर्म रेगिस्तान है। जलवायु सूखी और गर्म है, शुष्क और गर्म है। वर्षा कभी कभार होती है, नाम मात्र की वर्षा होती है। ऐसी परिस्थितियों में जो वहाँ के जो लोग थे, खानाबदोश अरब कबीले और बद्दू लोग ऊंट, घोड़े, भेड़, बकरियां पालते थे। उनका कार्य सिर्फ और सिर्फ अपने पशुओं का पालन करना, पशुओं के लिए चारे का ढूंढना और उन पशुओं के मांस, मिट्टी व दूध के द्वारा अपने जीवन के अंदर भोजन प्राप्त करना उनका लक्ष्य रहता था। वे अपने पशुओं पर ही निर्भर थे।
ऊँटों का मांस और दूध उनका मुख्य आहार था। ऊँट की ऊन से बुने हुए कपड़े पहनते थे और नई जगह पर जब जाते थे तो ऊँट भेड़ बकरियां अपने साथ में लेकर तंबू उनके पास में होते थे, उनके द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। कुछ अरब लोग जो थे दक्षिण पश्चिम में हरे भरे क्षेत्र में स्थायी तौर पर रहते थे, जो अपने आप में अमीर थे और थे, जिनके पास में कृषि का साधन था। वो अपने क्षेत्र में रहते थे, उनके पास में कुएं थे, चश्मों का पानी के द्वारा अपने खेतों में खेती बाड़ी करते थे और बागों का अपने फल उत्पादन करते थे। खजूर वहाँ का मुख्य फल बताया जाता है और फसल भी खजूर की सबसे बड़ी बताई जाती है। आपस में एक खानाबदोश जीवन था, एक दूसरे के साथ में लड़ना झगड़ना होता रहता था और लड़ाई झगड़े का भी विषय जानवरों के चरागाहों पर निर्भर रहता था। एक बार की बात है कि अरब के इतिहास में एक परिवार के जानवरों ने दूसरे परिवार के खेतों में प्रवेश किया और उस प्रवेश करने से जो आपस में जो लड़ाई चली, वो लड़ाई 6 साल के करीबन लड़ाई चलती रही, जिसके अंदर उन्होंने अपने काफ़ी से सदस्यों का हत्या की, पशुओं की हत्या की और एक भयंकर परिस्थितियों को पैदा किया। तो इस प्रकार इनके जो घर जो थे वो कच्ची मिट्टी के बने हुए थे। जीवन एक दरिद्रता जैसा था। मुख्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भूगोल और जीवन दोनों ये बोलते हैं कि मरुस्थलीय इलाका और उसके साथ में पशु और जानवर ही इनके मुख्य जीवन यापन करने के साधन थे। उन्हीं के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते थे। फसलों में मुख्य तौर पे खजूर मुख्य फसल होती थी और उसी का सेवन ये करते थे। व्यापारिक नगर धीरे धीरे अरब क्षेत्र में लाल सागर के तट के साथ साथ कुछ व्यापारिक बस्तियां पैदा हुई। मक्का इनमें सबसे बड़ा नगर था। यह नगर पूर्वी रोमन साम्राज्य व अफ्रीका व भारत के बीच प्रचलित प्राचीन व्यापारिक मार्गों पर विकसित हुए। बद्दू लोग इन नगरों में अपने पशुओं के बदले अनाज, कपड़े और हथियार प्राप्त करते थे। मतलब बड़े नगरों में भी क्या होता था, सिर्फ अनाज वाणिज्यवाद था। पशु बेचते थे, अनाज लेते थे और उनके अदला बदली वो करते थे। इतना अच्छा मतलब कि व्यापार वहाँ पर नहीं था। वातावरण जैसे कि हमने बता ही दिया पहले, कलह का वातावरण था। वार एंड फाइट उनका मुख्य था। राइटर ने बताया कि बद्दू लोग प्राय अच्छी चरागाहों को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। साथ ही यहाँ के कुल बैर प्रथा भयंकर टकरावों का कारण थी। कुल बैर मतलब कि एक समूह का दूसरे समूह के साथ में बैर है तो वो उसका बदला लेने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती थी, जिसके अनुसार किसी भी समुदाय के सदस्य की हत्या उसके पूरे कबीले व गोत्र को लेना होता था। मतलब अगर एक समुदाय के किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने किसी सदस्य की हत्या कर दी या और कर दिया तो उसका बदला जो होता था वो हत्या का बदला हत्या और हाथ का मतलब हाथ और अंगों का मतलब अंग का ही द्वारा वो शांति करते थे। अगर शांति नहीं होती मतलब कि बदला नहीं लिया जाता तो उसमें आगामी पीढ़ी जो होती थी वो उसका बदला लेती थी। देवी देवता
और पूजा पाठ का जो प्रचलन था वो हर एक कबीला, हर एक समुदाय अपने अलग देवी देवता को उपासना करता था। इसके कारण क्या था? बहुदेववाद था, अंधविश्वासों का बोलचाला था। क्योंकि हर कबीला अपने देवता को श्रेष्ठ मानता था और इसलिए कबीलों में वैमनस्य का भाव का कारण था। इन सबके चलते हुए इस क्षेत्र में राजनीतिक एकता संभव नहीं थी। राजनीतिक कुछ भी एकता नहीं थी। और राजनीतिक छोड़िए, एक समुदाय के अंदर ही थोड़ी बहुत एकता होती थी, अन्यथा दो समुदाय के बीच में भी एकता नहीं थी। हर कबीले का अपना एक मुखिया होता था जिसे सरदार कहते थे। वह लड़ाइयों के समय में कबीले के योद्धाओं का नेतृत्व करता था और पड़ाव डालने का स्थान चुनता था। पड़ाव डालने का मतलब क्या होता था? भाई उसकी चरागाहें लूटनी है, उसके जानवर लूटने हैं, इस तरह की, मतलब कि जो पशुओं से संबंधित और उनसे संबंधित जो चीज़ें थी, एक दूसरे की खाने के पदार्थ लूटने हैं, जानवर लूटने हैं, किसी के चरगाहों पर आक्रमण करना है, इस प्रकार वो कार्य आक्रमण करते थे। सरदार का मुख्य कार्य क्या होता था? विवादों का निपटारा करना होता था। मतलब विवादों का उद्देश्य भी सरदार करता था और नेतृत्व भी सरदार करता था और अंत भी सरदार करता था। तो हमने देखा कि क्या चीज़ थी। इस्लाम जो था अरब में उदय हुआ, हजरत मोहम्मद के द्वारा इसको संस्थापक थे। उसके बाद में अब्बासी व उमैद वंश के लोगों ने इसको आगे चलाया। विश्व का वर्तमान में द्वितीय बड़ा धर्म है और इस समय जो है इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, 1 अरब से ज़्यादा लोग इसको मानते हैं। स्थिति आपको बताई दी, रेगिस्तानी स्थिति थी, मरुस्थलीय थे, संसाधनों की अल्पता थी, पशु और जानवरों के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते थे, गुमंतु प्रजाति के थे और जीवन जो था आपस में लड़ाइयों व मारकाट पर चलता रहता था। ग्रुप का नेतृत्व सरदार के द्वारा किया जाता था, अंधविश्वासों का बोलबाला था। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? हमारा जो था सारा का सारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में खाद्य पदार्थ क्या थे? खजूर थे और अपने सिंपल खाद्यान्न थे, मरुस्थलीय इलाके थे, ऊंट और घोड़े। अरब का जो घोड़ा है सबसे उत्तम और ताकतवर बताया जाता है और अरब के जो लोग थे वो भी अपने आप में गठीले शरीर के, लंबे कदकाठी के होते थे। नारी का मान सम्मान नहीं था। बहु नारीवाद मतलब कि एक व्यक्ति अलग अलग कई नारियां, स्त्रियों का साथ में संबंध रखता था, जिसकी वजह से आपसी कलह चलते रहते थे। व्यापारिक नगर कुछ भी नहीं थे, सिर्फ लाल सागर के तट के साथ में बस्तियां पैदा हुई थी और जिसके चलते हुए आपस में थोड़ा बहुत वाणिज्यवादी प्रवृत्तियां, जैसे कि पशु देकर अनाज लेना, अनाज देकर पशु लेना या खाद्यान्न अन्य चीज़ें लेना या अपने वस्त्र वगैरह लेना, इस तरह की चीज़ों का वो आपस में लेन देन करते थे। इस प्रकार आपने आज के इस लेसन में ये पाया कि इस्लाम धर्म के उदय के समय अरब के अंदर क्या स्थितियां थी, किस तरह का जीवन लोग वहाँ पर यापन करते थे। दरिद्रता, कलहपूर्ण और आपसी सामंजस्य की स्थिति थी। चारों तरफ दरिद्रता और शुष्कता थी। लोग गुमंतु प्रजाति के थे, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जाते रहते थे। एक व्यक्ति की चरागाहों पर एक दूसरे के ऊपर
उसको छीनना झपटना, जानवरों का छीनना, इस तरह के कार्य करते रहते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगले लेसन में फिर से आपके साथ में इस्लाम धर्म के उदय के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक्स।